नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। सिंहासन पर कौन काबिज होगा, इसका फैसला कुछ ही घंटों में होने वाला है। एग्जिट पोल के आंकड़े आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें एनडीए की सरकार बनाने का दावा किया गया, एनडीए की सरकार की बात कही गई है। लेकिन जो एग्जैक्ट पोल है, यानी कि नतीजे, वो अब से चंद घंटों के बाद आने शुरू हो जाएंगे और कल हम आपको दिखाएंगे सबसे तेज नतीजे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया डेली पर, बहुत बड़ी टीम के साथ, सबसे बड़ी कवरेज के साथ। लेकिन बिहार का बॉस कौन होगा, यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। चुनावी नतीजों के बाद यह क्लियर भी हो जाएगा। चुनावी परिणाम ने सभी पार्टियों की धड़कनें अभी से बढ़ा दी हैं। आज की रात सभी प्रत्याशियों के लिए यही रात अंतिम, यही रात भारी वाला दौर है। सभी पार्टियां अपने अपने वायदे और अपने अपने दावे के साथ मैदान में हैं। पोल्स ऑफ पोल्स में एक बार फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। लेकिन तेजस्वी यादव इन अनुमानों को पूरी तरीके से खारिज कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव के मूड में है, इसलिए जबरदस्त तरीके से वोटिंग हुई। महंगाई और बेरोजगारी से जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है और यही वो कारण है कि 18 नवंबर को वो बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। यानी तेजस्वी यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद अपने मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की तारीख भी दे दी। अब बड़ा सवाल यही है कि जनता बिहार की क्या सुशासन बाबू, यानी कि फिर एक बार नीतीश कुमार वाले फॉर्मूले पर जाएगी, या इस बार बिहार की जनता सियासत को पलट देगी, या रोटी पलटी जाएगी। गांव से लेकर शहर तक, चौपाल से लेकर चौक चौराहों तक, सोशल मीडिया से लेकर डिजिटल मीडिया तक, हर तरफ चर्चा गर्म है। क्या नीतीश का तजुर्बा भारी पड़ेगा या तेजस्वी की मेहनत? एक तरफ गठबंधन की पुरानी जमावट, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का कैंपेन। आज की रात बिहार की सियासत के लिए बहुत निर्णायक है। कुछ ही घंटों के बाद यह साफ होने लगेगा कि बिहार फिर नीतीश मय होगा या बिहार में अब तेजस्वी काल की शुरुआत होने जा रही है। हमने पहले भी कहा था कि 14 तारीख को रिजल्ट होगा और 18 तारीख को ओथ सेरेमनी होगा। यह निश्चित तौर पे होने जा रहा है। जो फीडबैक हम लोगों को मिल रहे हैं, भाजपा और एनडीए के पसीने छूट रहे हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे, साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं पूरे बिहार में। सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। अखिलेश यादव हों, चाहे लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, बिहार में क्यों इन लोगों को वोट देगा? दंगा फैलाने के लिए, हिंदू मुसलमानी करने के लिए, रोहिंग्या को बचाने के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए। लालू यादव जैसे भ्रष्ट को क्यों वोट देगा, जो पूरा परिवार के लिए ही जीवन जिया? किस यादव को मदद किए? न गरीब को मदद किए, न यादव को मदद किए। अराजकता के लिए वोट देगी। इसलिए बिहार की जनता ने विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उनके पक्ष में वोट दिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, कल निकलेगा 2010 से ज्यादा स्ट्राइक रेट रहेगा। 206 सीट आया था, उससे अधिक आएगा। तो केंद्रीय मंत्री बड़ा दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं 206 सीटें 2010 में आई थी, उससे ज्यादा इस बार एनडीए पाने जा रहा है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा। अनामिका पासवान, प्रवक्ता बीजेपी, किशोर कुणाल, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन, प्रवक्ता आरजेडी, वीणा भारती, प्रवक्ता वीआईपी,
और जितेंद्र यादव, नेता कांग्रेस। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम। आप लोगों का, दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। और पहला सवाल मैं अनामिका जी से लूं कि वो कितनी आश्वस्त हैं अपनी पार्टी को लेकर, अपनी गठबंधन को लेकर, क्योंकि तेजस्वी यादव ने तो कह दिया कि 18 तारीख वही शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, हम तो ये जानते हैं कि हमने जितने काम किए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, बिहार में जितने विकास हुए हैं, बिहार में सुशासन कायम हुआ है, हमने बिहार को अपराध मुक्त, भय मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया है। और बिहार की जनता ने हमें अपना अपार समर्थन दिया है 20 वर्षों से। तो हमें आगे भी उम्मीद है। कहते हैं कि जहां सत्य का वास है वहीं धर्म का वास, और जहां धर्म का वास है वही विजय की आस। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि बिहार की जनता फिर एक बार मौका देगी, क्योंकि बिहार में विकास की रफ्तार ने तेज पकड़ी है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है 25 से 30। और महागठबंधन के पास जो दावे हैं वो दावे फेलुअर है, और जनता ने उन्हें 20 वर्षों से बाहर रखा है सत्ता से, तो कुछ सोच के ही रखा होगा। और जनता मालिक है, जनता तो मालिक है, लेकिन अनामिका जी, सवाल इस बात को लेकर है कि पिछले बार जब चुनाव हुए बिहार में, तो आपको याद होगा कि 3 फेज में चुनाव हुए थे। जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज था वो 3rd फेज में था, वो 60.60% था। उससे पहले के 2 फेजेस में 60% से नीचे ही मतदान रहा, और इस बार 70 टच कर रहा है। तो 5 साल में ऐसा क्या करिश्मा हो गया कि 70% वोटिंग हो गई, और आप कह रहे हैं कि आपके फेवर में सारी वोटिंग गई? मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब पिछले 2 बार से आप सरकार बना रही हैं, 3 बार से। मैं आपको कुछ बातें जो क्लियर कर देती हूँ। हाँ। देखिए, एक तो है कि एसआईआर से लगभग, एसआईआर के द्वारा 65 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं, जिसमें 20 लाख लगभग लोग मृत थे। कई लोगों के 2-3 जगह नाम थे, और कई लोग घुसपैठिया थे जो बाहर से आए थे। वो दावा तो कर नहीं रहे हैं कि हमारा नाम कटा। कोई भी एक बताइए जो दावा कर रहा हो। दूसरी बात, इसकी वजह से भी वोटर परसेंटेज बढ़े हैं। और अच्छा। जहां तक मैं बताऊं आपको कि महिलाओं की लंबी कतारें थी, तो महिलाओं का वो उत्साह है, क्योंकि एनडीए की सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया, महिलाओं को सम्मान दिया है। महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है, वो बिहार में समृद्ध हुई है, वो उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना है, और वो आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में। तो महिलाओं का जो रुझान है वो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं हम 100% एनडीए के साथ खड़ा है, क्योंकि महिला वोटर एनडीए के साथ है। हुई है जी, महिला वोटर एनडीए के साथ, ये आपका दावा है। मैं राकेश रंजन जी से इसका जवाब लूंगा कि महिलाएं अगर बड़ी संख्या में निकली हैं, युवा बड़ी संख्या में आगे आए हैं, तो बीजेपी मान के चल रही है कि वोट उनका प्रतिशत बढ़ा है, उनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। जी विवेक भाई, नमस्कार। नमस्कार सर जी, आप पैनल में बैठे तमाम साथी लोग सबको नमस्कार। कुणाल भाई को नमस्कार। बड़ा मीन्स वही, ये जो बोलते हैं लोग बीजेपी वाले खासकर, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। अभी अनामिका जी सत्य की भी बात कर रही थी और धर्म की भी बात कर रही थी। दुर्भाग्य से इनका रिश्ता दोनों से नहीं, सत्य से तो रिश्ता कभी रहा ही नहीं, और जब सत्य से रिश्ता नहीं रहेगा तो धर्म से रिश्ता होने का कोई बात ही नहीं उत्पन्न होता है। और दूसरी बात, 20 साल की बात कर रही हैं। 20 साल शासन में रहने के बाद एक ऐसी कुशासन है भाई, ये कितनी मीन्स शर्म की बात है कि जनता को गिनाने के लिए इनके पास एक भी मीन्स वर्क नहीं थे। ना नौकरी के बारे में कुछ बोलते थे, ना पलायन के बारे में बोलते थे, ना स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में बोलते थे, ना ही शिक्षा के बारे में बोलते थे। तो खैर, अब तो चुनाव खत्म हो गया, और इस ढंग से ये हमेशा का ये रहा है इनकी। तो जनता इस बार लेकिन इनकी पूरी जो चाल चरित्र चेहरा है समझ गई। और आप देखे होंगे कि इसलिए इतनी ज्यादा उत्साह में एसआईआर की बातें बोल रहे थे ना, एसआईआर से भी जनता जब समझ गई इनकी मंशा,
तो तमाम वो सारे लोग जो पलायन से दूसरे स्टेट में रहते थे वो लोग भी रुक गए इस बार छठ पूजा के बाद, और उन्होंने सोचा कि इस बार परिवर्तन तय करके ही जाएंगे। और आप देखिएगा कि बहुत सारे साथी, जो अक्सर होता था कि दिल्ली चाहे महाराष्ट्र चाहे अलग अलग प्रदेशों में जो पलायन की मार झेलते हुए बाहर रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं, वो सारे भी रुक गए इस बार। नहीं, और लेकिन सभी लोग, मैं राकेश भाई ये पूछ रहा हूं, आपके नेता ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है? वो कहते हैं जनादेश आने दीजिए उसके बाद फैसला लिया गया। वो तो अभी कह रहे हैं कि 18 तारीख को हम ओथ लेने जा रहे हैं, फिलहाल क्या सीन और मैंडेट नहीं आया, फिर सही आखिर बोल क्या रहे हैं, करेंगे कोई राकेश भाई? confidence इस बयान का क्या करेंगे अगर मैंडेट बाय चांस नहीं आया तो? राकेश जी। विवेक भाई, हम लोग जो है ना एसी रूम में बैठ के या चाहे कंप्यूटर पे और सॉफ्टवेयर से हम लोग एनालिसिस करने वाले, जो सिर्फ सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर पे और एसी रूम में बैठ के नहीं करने वाले हैं, हम लोग जो है ना गांव गांव, हर विधानसभा और हर समुदाय और हर तबके के लोगों के साथ मिल करके, और ये तब हम लोग एक इतने कॉन्फिडेंट हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे युवा हो, चाहे बढ़ई हो, नाई हो, कुम्हार हो, लोहार हो, जितने भी आप बांट लीजिए अलग अलग लोगों में, जीविका दीदी इवन जिनको 10,000 रुपये दे करके उनके सम्मान के साथ एक किया गया कि मीन्स आप 10,000 रुपया ले लीजिए, आपकी वही बस एक जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी करते रहते हैं, बोली लगाते रहते हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात थी। कई सारी जीविका दीदी इसको बहुत ही निगेटिव रूप में लिया कि क्या है। नहीं, आप लोग भी तो कह रहे 30,000 रुपए देंगे, आप लोग भी तो कह रहे सरकार बनी तो 30,000 रुपए देंगे, एक साल के 1 बार में दे देंगे। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि देखिए दोनों में अंतर क्या है। ये पैसा दे सकते हैं लेकिन सम्मान नहीं दे सकते। ये आपको पैसा दे सकते हैं लेकिन नौकरी नहीं दे सकते हैं, इज्जत नहीं दे सकते हैं। हम ये बहुत सारी चीजें दे सकते हैं लेकिन शिक्षा नहीं दे सकते हैं, जिससे जनता जो है ठीक है खुद उस लायक बने और अपना सम्मान। मैं जल्दी से किशोर कुणाल जी से जवाब लेता हूं। अपनी आप किशोर कुणाल जी के लिए कह रहे हैं कि भाई ये लोग जेडीयू वाले लोग एसी कमरा में बैठ के काम करते हैं या बीजेपी वाले एसी कमरा में बैठ के काम करते हैं? किशोर कुणाल जी जल्दी से, उसके बाद मैं जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। किशोर कुणाल जी। नमस्कार। ठीक है, मैं सुन रहा था राकेश रंजन साहब को, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। इन्हें भी पता है कि 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी की सरकार ने क्या क्या काम किया है। कि शिक्षा की बात करते हैं, मैं बता दूं राकेश भाई को, आप शैक्षणिक पेशा से हैं, केजी टू पीजी तक शिक्षा को फ्री करने का काम भी नीतीश कुमार जी ने ही किया है, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए। आप देखे होंगे कि लगातार बिहार सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई स्टेप्स लिए हैं, जिससे शैक्षणिक सुधार, उनके हेल्थ में सुधार, उनके जीविकोपार्जन में सुधार और उनके सामाजिक संरचना में सुधार समेत तमाम प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं। और ये बात सच है कि जो जनादेश है वो ईवीएम में कैद है और कल जनादेश बाहर आएगा। जनादेश का हम सम्मान करते हैं, करते रहेंगे। जो एग्जिट पोल आया है उसको भी तैयार करने वाले, मैं नहीं समझता हूँ कोई भी व्यक्ति इसी रूम में तैयार किया होगा। बिल्कुल लोग सड़क पे गए होंगे, गांव में गए होंगे, लोगों से बात किया होगा और लोगों से बात के आधार पर उन्होंने एक अपना ट्रेंड बनाया होगा, उसी ट्रेंड को फिगर के रूप में उन्होंने दिखाया होगा। हम एग्जिट पोल का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग का मानना है कि जो नंबर दिखाया जा रहा है हम उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी, नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का फेस वैल्यू इस सदर बिहार के लोगों के अंदर उद्वेलित कर रहा है कि असंख्य संख्या में लोगों ने जनादेश देने का काम किया है। और जो वोटिंग फिगर में उछाल आया है, जिसको राकेश रंजन साहब कह रहे हैं कि ये उछाल सरकार बदलने के लिए आया है, तो मैं उनको स्पष्ट कर दूं कि यही उछाल 2010 के चुनाव में भी आया था। तकरीबन 6.8% फिगर बढ़ा था और हम लोग रिकॉर्ड 206 संख्या में विधायक चुन के हमारे आए थे। इस बार का उछाल तकरीबन 7% के आसपास है और जब आप देखेंगे तो महिलाओं में उछाल तकरीबन 10% से होगा है। यानी महिलाएं घर से निकलकर एक ऐसे व्यक्ति को पुनः चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए वोटिंग कर रही थी जिन्होंने उनके जीवन स्तर को न सिर्फ सुधारा बल्कि एक आधी आबादी को पूरा हक और पूरा सम्मान देने का काम किया। हम लोग जानते हैं कि कल तक का इंतजार सबको करना है। मैं राकेश रंजन साहब समेत विपक्ष के सभी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आज आपको जनता पे भरोसा है, इसी भरोसे को कल भी आप बनाए रखिएगा। तो कल क्या होने वाला है? कहिएगा
कल ये मत कहिएगा कि ईवीएम की गड़बड़ी हो गई, इलेक्शन कमीशन बाइस्ड हो गया, जनादेश की चोरी हो गई। और कई बार मैं राजद समेत विपक्ष के लोगों को सुनता हूँ कि पिछली बार तो मुझे वोटिंग में हरा दिया गया था जानबूझकर। तो उन्हें मैं उदाहरण देता हूँ सिर्फ बेगूसराय का। बेगूसराय का 2 क्षेत्र, एक बखरी और दूसरा मटियानी, दोनों क्षेत्र में हमारे उम्मीदवार 1000 वोट से कम में हारे हैं। अगर कुछ ऐसा होता तो हम तो उसको भी जीत जाते। देखिए, हार और जीत जनता तय करती है, और जनता ने तय किया है कि फिर से नीतीश कुमार जी बिहार के नीति निर्धारक के रूप कल में अगले ईवीएम 5 और साल वोट तक। चोरी वाला जिन फिर से निकलेगा, आप ये कह रहे हैं? मैं जितेंद्र यादव जी मैं जी यही का कहना चाह रहा जी। हूँ कि अगर आज आप जितनी उम्मीद और भरोसा से जनता को समर्पित करते हैं, जनता पे भरोसा है आपको कि जनता ने हमें वोट दिया है, कल अगर वायदे विपरीत परिस्थिति में रिजल्ट आया तो आप इसी जिम्मेदारी के साथ जरूर इसी चैनल पे एक्सेप्ट कीजिएगा कि जनता ने जनादेश मुझे को भरोसा स्वीकार करें, न नहीं किया। कि चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाना बिल्कुल शुरू कर दे। बिल्कुल लेकिन उसकी बिल्कुल पृष्ठभूमि बिल्कुल पहले से तैयार है। किशोर जी, आपको भी पता है और हमें भी पता है कि ये जिन जरूर बाहर आएगा। जितेंद्र यादव जी से इसका जवाब चाहेंगे। जी जितेंद्र जी। जी विवेक जी नमस्कार। नमस्कार सर। हमारे सारे पैनलिस्ट बैठे हैं, उन्हें भी नमस्कार। विवेक जी, हमने हमारे पक्ष के भी प्रवक्ता और विपक्ष के भी प्रवक्ताओं की बात हमने सुनी। हमारे भाजपा के प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता ने कहा शासन और कुशासन के तारीफ में कसीदे गढ़े। तो मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 20 साल का शासन किसी भी राज्य के उन्नति के लिए बहुत बड़ा होता है, लेकिन इन लोगों ने 20 साल पहले जिसकी सरकार थी उनको लेकर के एक नैरेटिव गढ़ा, और नैरेटिव गढ़ करके शासन के तंत्र में ये लोग आए। और आज 20 साल बाद आज हम फिर उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जिन मुद्दों में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा, सामाजिक असमानता, कानून व्यवस्था जैसी मुद्दे हैं। तो क्या 20 साल के अंदर अगर ये तमाम मुद्दे आज भी गौन हैं, तो ये किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के एलाई कर रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है? ये तो अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है ना, कि 20 साल होने के बावजूद भी उन्हीं मुद्दों पे आप चर्चा करने बैठे हैं, तो ये विकास कैसा है? तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार को बिहार की 8 करोड़ जनता ने देखा कि किस प्रकार इन लोगों ने 20 साल के अंदर बिहार के एक एक लोगों को ठगने का काम किया है। और इस 20 साल के दरमियान में बिहार की जनता ने पूरे देश के स्तर पर अपने आप को इतना उपेक्षित महसूस किया कि आप देखेंगे। जी जितेंद्र भाई, मेरा एक सवाल है इसमें। नहीं सर, एक मिनट पूरा कर देता हूं। अपने उपेक्षित होने के कारण उन्होंने आवेश में आकर के इस प्रकार से उन्होंने इस भ्रष्ट कुशासन सरकार को यहां से हटाने के लिए इतने बड़े पैमाने पे सरकार के खिलाफ में इन्होंने वोटिंग कर सरकार को हटाने का स्पष्ट दिशा निर्देश जनता ने दिया है, जो आप कल देखेंगे। आप कह रहे हो रिजल्ट पे परिलक्षित होगा। यही चीज हरियाणा में, यही मुद्दे थे आपके, महंगाई, रोजगार, अशिक्षा, किसान। मध्य प्रदेश में भी यही मुद्दे थे आपके। सवाल यह है कि अगर जनता के पास कोई 2 ऑप्शन है तो जनता उसमें बेहतर चुनती है। आपको क्यों नहीं, आपका ट्रस्ट डेफिसिट इतना बड़ा क्यों हो गया? महागठबंधन या फिर कांग्रेस पार्टी का ट्रस्ट डेफिसिट, जितेंद्र भाई एक सेकंड, इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट कैसे हो गया कि इनके अलावा जनता को कोई दूसरा विकल्प नहीं दिखता है? आप और जगहों पर भी विकल्प दे सकते थे। फिर आप कहते हैं कि भाई आप चुनाव हार जाते हैं, फिर कहते हैं ईवीएम में दिक्कत है, फिर कहते हैं वोट चोरी हो गई। जितेंद्र जी, 2 बातें हैं विवेक जी, 2 बातें। एक तो ये 20 वर्षों का कुशासन, जनता ने इतनी प्रार्थनाएं सही है कि वो फ्रस्ट्रेशन में मास बेस पे वोटिंग, इतने परसेंटेज में वोटिंग कर रहा है। और दूसरी बात, आपने उदाहरण दी मेरे को हरियाणा और मध्य प्रदेश की, तो आपने तो आज के डेट में तो सारे फैक्ट्स मैंने देश और दुनिया के सामने ये किस प्रकार इन्होंने हरियाणा के अंदर मैनिपुलेशन किया। और मैं इसमें कोई संदेह नहीं है
कि बिहार की जनता निश्चित तौर पे कुशासन से उब चुकी है, लेकिन फिर भी ये लोग कहीं से गुरेज नहीं करेंगे। तमाम चीजें आज पब्लिक डोमेन में आ रही है। आप मुझे बताइए, देश के गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री में जिस देश के गृह मंत्री मौर्या होटल में रुक के क्या करे? अगर आज इस देश के अंदर दिल्ली में बम फटा और नहीं तो देश का गृह मंत्री आज पटना में ही होते। ये वो भारत के गृह मंत्री है कि चुनाव आयुक्त हैं? अरे तो बीजेपी लीडर भी तो है वो। नहीं, देश का गृह मंत्री अगर किसी से मिल रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरे के ऊपर पेपर क्यों लगाए जा रहे हैं? स्ट्रांग रूम के कैमरे क्यों बंद हो रहे हैं? बीबी पैड जो है बाजार मार्केट में सड़क पर क्यों फेंके मिल रहे हैं? ये किसका दायित्व है? ठीक है, और अनामिका जी, अनामिका जी, जल्दी से, अगर इस हाँ। तरह की बातें होगी तो संदेह तो उठेगा। तो फिर कल जनादेश का सम्मान कैसे करेंगे? नहीं, जनादेश का तो सम्मान बिहार की जनता ने तय कर लिया है और देखेंगे कल जो जनादेश आएगा। ठीक है, अनामिका जी, तौर पे वो महागठबंधन के फेवर में आएगा। ठीक है अनामिका जी, कांग्रेस के पक्ष में अनामिका होगा। जी, अनामिका जी, ये चुनाव लड़ रहे, जनता पे भरोसा रखो और ये बिहार का सुशासन है। और अरे हमें जनता पे भरोसा है अनामिका जी, जनता पे आपको भरोसा नहीं है। एक एक घर में 500 लोग आपके यहाँ वोट देते हैं। विदेशी आवाज महिलाएं अनामिका जी थोड़ा आपके सा यहाँ वोटिंग आप करती धीरे धीरे है। बोलिए, आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। जी अनामिका जी, मैं देख रही हूँ कि इनको भी सुनने की क्षमता रखनी चाहिए और उन्होंने को दिल में साथ नहीं देता तो और फिर नहीं दिखाई देता। हम कहते हैं इनको कि मैं आपका ऑडियो चेक कराता हूं, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा अनामिका जी, मैं दोबारा चेक कराता हूं। मैं यही सवाल, इसका जवाब मैं मेरे जेडीयू के साथी किशोर कुणाल जी से ले लेता हूं। किशोर जी, तो दोहरा दिया जाए, क्या सवाल होगा? वो कह रहे हैं कि जो रिजल्ट आ रहा है वो उनके फेवर में आ रहा है और सब कुछ नहीं, पब्लिक डोमेन ठीक में है। है। वीवीपैट सड़कों पर क्यों मिल रहे हैं? स्ट्रांग रूम के देखिए, कैमरे क्यों बंद कर दिए गए हैं? देखिए अगर घटना वाइज अगर हम लोग जाएंगे, चाहे सासाराम की घटना हो या समस्तीपुर की घटना हो या अन्य जगहों की घटना हो, तो सभी घटनाओं में वहां के रिटर्निंग ऑफिसर या डीएम ने स्पष्टीकरण दे दिया है और मैं समझता हूँ वो स्पष्टीकरण से सभी दल के नेता संतुष्ट होंगे या उनके पास जानकारी होगी। जो ये हाइपोथेटिकल सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे राजद के सुनील सिंह जी के द्वारा, राजद विधान पार्षद सुनील सिंह जी ने बिहार को नेपाल या बांग्लादेश बनाने की बात की है, या कांग्रेस के सज्जन हमारे जितेंद्र बाबू बता रहे हैं कई सारी बातें, ये सभी घटनाक्रम बताता है कि ये लोग प्री माइंडेड हैं। इन्हें अंदाजा है कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं और उसकी ग्राउंड तैयार की जा रही है कि भाई जब हारेंगे तो हम लोग ये कहें कि ये जनादेश नहीं, जनादेश से चोरी हो गई। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कल अगर डीएम सासाराम का सामने में खड़ा होके खाली पेटी को दिखा रहा हो तो क्या आपके नेताओं ने माफी मांगा? जो लोग आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम से भरा हुआ मशीन, ईवीएम से भरा हुआ ट्रक आया है, क्या उन लोगों को माफी नहीं मांगना चाहिए था? या फिर समस्तीपुर की बात करें, समस्तीपुर में जो वीवीपैट दिखा था वो ट्रेनिंग के दरमियान मॉक पोल का वीवीपैट था, उस पे लिखा हुआ था नोट फॉर काउंटिंग, सारे वीवीपैट पे लिखा हुआ था। क्या उसके लिए वहां के स्थानीय नेताओं ने माफी मांगा? देखिए हर जगह कुछ तकनीकी कारणों के कारण अगर कहीं 1 घंटा आधा घंटा के लिए या 10 मिनट के लिए सीसीटीवी बंद होता है, इन चीजों की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। और मैं देख रहा था, लगातार सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ, जिला प्रशासन सभी मामलों में लगातार स्पष्टीकरण देती रही है और विपक्ष के लोग उसके बाद उस घटनाक्रम को भूल जाते हैं, एक नया एपिसोड शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं निर्वाचन आयोग का कोई भी प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं भी इनकी तरह एक पार्टी ही हूँ। जदयू को भी अंदाजा होना चाहिए, अंदेशा होना चाहिए कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। सासाराम की घटना हो या समस्तीपुर की घटना हो या अन्य जगहों की घटना हो, जिला प्रशासन ने सभी घटनाओं में अपना स्पष्टीकरण दिया है और मैं समझता हूँ कि विपक्ष के तमाम साथियों को उन स्पष्टीकरण का अध्ययन करना चाहिए और जब वो अध्ययन करेंगे तो उन्हें माफी मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। राकेश जी और वीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गई है, प्रवक्ता वीआईपी। वीणा जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं राकेश चाहूंगा इस पर जवाब दें, फिर मैं वीणा जी आपके पास आ रहा हूं। जी विवेक भाई,
कुणाल भाई, जवाब देने के क्रम में जब उनको लगा कि शायद मैं चुनाव आयोग के जो गलतियां जो कर रहा है, जो बेईमानी कर रहा है, शायद उसको मैं डिफेंड नहीं कर पाऊं, तो फिर एक्सेप्ट कर लिया कि चलिए चुनाव आयोग का मैं प्रवक्ता नहीं हूं। तो यही दिक्कत है कि यही सारी चीजें हैं कि आखिर एक बात बताइए कि यदि आपकी गलत मंशा नहीं है तो सही बात है, बीबीपी पीएटी का जो पर्ची है अलग अलग जगहों पे बिखरी हुई पड़ रही है, इसके अलावा जगह जगह जो घटनाएं हो रही हैं, ये हो क्यों रही हैं, पहली बात। दूसरी बात कि गृह मंत्री, वही बात है जो हमारे कांग्रेस के साथी बोल रहे थे, गृह मंत्री, दिल्ली में विस्फोट होता है और गृह मंत्री जो है उनके इस निकम्मेपन को कोई नहीं पूछ रहा है और बिहार में जमे हुए हैं। वो लग रहा है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय छोड़ करके बिहार के गृह मंत्री बने हुए हैं। और दूसरी बात, दिक्कत यह है कि गृह मंत्री को खुद इलेक्शन कमीशन पे लग रहा है कि भरोसा नहीं है, चाहे उनके जो ऑफिसर जो बुलाए हैं, जिनको डरा धमका रहे हैं बैठ के मौर्या होटल में, उन पे भी भरोसा नहीं है और अपने सामने सारा चीज गलतियां कराना चाह रहे थे। तीसरी बात कि आप ये बताइए, ठीक है एफआईआर के नाम पे जो भी आपने फर्जीवाड़ा किया तो किया ही, इतना सब होने के बाद भी इलेक्शन कमीशन पे दबाव बनाए रखने के लिए आप पटना में जमे हुए हैं। तीसरी बात, इनके जितने भी ऑफिसर्स जो आए हुए हैं, इनके बीजेपी प्रदेश, तो इतना सब कुछ होने के बाद आप लोग शासित जो प्रदेश है, नहीं उसी के ऑफिसर जो है, इतना सब कुछ होने के बाद तो आपको बुलाया जा रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तेजस्वी कैसे कह रहे हैं 18 तारीख को शपथ ले लेंगे? हाँ, हम बता रहे हैं इसका कारण ये है, चीत भी मेरी पट भी मेरा राकेश भाई, नहीं इसके करके भी 10% के आसपास ये लोग मैनेज कर सकते हैं, 15%। खैर ये लोग तो कुछ भी करने में माहिर है, लेकिन वोटिंग इतनी जबरदस्त इनके खिलाफ हुई है कि ये लोग चाह के भी इनको अंदाजा नहीं था कि इतनी ज्यादा वोटिंग हो जाएगी और इतना हमारे खिलाफ जो है जनता जो है पूरा इनके तो चुनाव आयोग बधाई का पात्र है फिर तो फेंकने के लिए इतने संख्या में और इतने पुरजोर तरीके से आ जाएगी। तो इनका सारा कैलकुलेशन ठीक है। अनामिका जी से जी, अनामिका जी से जवाब जी, ठीक है। राकेश जी वापस आ रहे हैं, आपको लग रहा है जो मैसिव वोटिंग हुई आपके फेवर में जा रहा है? अनामिका जी एक एक करके एकदम हमारी सरकार बन रही है, बिहार का विकास नहीं दिखता तो मोदी जी और नीतीश जी का क्या कसूर? ये बता देना कि महिलाओं के लिए ये हमें 20 साल का कह रहे हैं कि 20 साल का शासन किया। अरे भैया, कांग्रेस और आरजेडी ने 55 वर्ष शासन किए हैं बिहार में। आप बताएं ना, 55 वर्ष में आपने बिहार को गड्ढे में डालने का काम किया। आपका शिक्षा साक्षरता दर अगर देखा जाए तो 44% था 55 वर्ष में, और हमने 20 वर्ष में 80% किया है। महिलाओं की स्थिति को देखिए आप, जिस बिहार में महिलाएं असुरक्षित थी, आज 30,000 से अधिक महिला पुलिस बल बिहार को सुरक्षा प्रदान कर रही है। और आपके 55 वर्ष के कार्यकाल में 6 मेडिकल कॉलेज थे बिहार में, 2 अंग्रेजों ने बनाए थे, स्कूल में पढ़ता है क्या? आज हमने 15 मेडिकल कॉलेज दिए और 21 में काम चालू है। किस क्षेत्र में आप बात करना चाहते हैं? किस वर्ग के लिए बात करना चाहते हैं? किस जाति के लिए बात करना चाहते हैं? आपके तेजस्वी जी को उतना औकात नहीं है कि हमसे बैठ के डिबेट कर ले। बात करते हैं, अरे जनता तय करेगी कि किसने विकास किया है और किसने विनाश किया है। ये आप बैठ के तय नहीं करेंगे, ये हम बैठ के तय नहीं करेंगे। हमने काम किया है, काम किया है हमने। और एक बात और बोलती हूँ मैं, कि गजल गाना कौवे के बस की बात नहीं होती है और जो के दम पर पूनम की रात नहीं होती है। जनता जानती है कि उसे कहाँ वोट करना है और विरोधियों के चिल्लाने से सरकार नहीं बनती है। जी, मैं कहना चाह रही हूँ, एक एक करके जितेंद्र जी एक एक करके राकेश जी एक एक करके, वीणा जी कुछ कह रही है, वीणा जी कुछ कह रही है, मैं कहना चाह रही हूँ कि जब लड़कियों की सेफ्टी की बात की जाती है तो हमारे बिहार में एम्बुलेंस में लड़की के साथ गैंग रेप क्यों किया जाता है? ये किसका राज है? किसका राज है? ये लालू जी के राज को जंगल राज बताने वाले क्या उनको थोड़ा देखते नहीं? बीजेपी वाले चश्मे से क्यों देखते हैं? अपने चश्मे से देखिए कि पीड़िता के साथ कहीं गैंग रेप किया जाता है। वो कुशासन बाबू की सरकार में हो रही है, एनडीए की सरकार में हो रही है और लड़कियों की बात करते हैं। लड़कियां कहाँ सुरक्षित है? और हत्याकांड पर मैं जब जाना चाहूंगी तो फिलहाल आप देख लीजिए कि मोकामा राघोपुर दुलाल चंद बाबू जी की हत्या, खेमका जी की हत्या, पारस हॉस्पिटल की हत्या, ये क्या दर्शाता है? ये मंगल राज है क्या?
और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी आपको कि 14 नवंबर कल है और कल भी मैं डिबेट में बैठूंगी और मैं ये पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि हम लोग महागठबंधन की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये जो बम्पर वोटिंग है ना, वो आप लोग के पक्ष में नहीं होगी। मेरी बात पूरी होगी दीजिए तो आप अपनी बात रखिए, मेरी बात पूरी होगी तब आप अपनी बात रखेंगी। ये जो बम्पर वोटिंग हुई है वो पलायन को लेकर की हुई है, बेरोजगारी को लेकर हुई है, हत्याएं रोकने के लिए हुई है। 14 जनवरी को जो माई बहन योजना के तहत जो बातें हुई है, 30,000 रुपया समूह में जो जीविका दीदी लोन लेती है उनको ऋण करने की जो बात की, ये वोटिंग हमारे पक्ष में हुई है, महागठबंधन के पक्ष में हुई है। ये एनडीए वाला अपना ख्याली पुलाव नहीं पकाए कि मेरे पक्ष में हुआ। इतना कुछ बोलने से नहीं होता, कुछ जमीन पर दिखाना भी पड़ता है। ग्राउंड पे हमने देखा है बम्पर जो वोटिंग, हमने खुद पूछा है हर जगह जाके कि वोटिंग किसके पक्ष में हो रही, तो बोले कि हमारे जो बच्चे बाहर तो में पहले रहते तो हैं, हम लोग बच्चे पहले तो वीना जी आप भी एनडीए में जाने की कोशिश कर रहे थे, मुकेश सहनी जी भी लगे हुए थे कहीं एनडीए में जगह मिल जाए। देखिए, ये आपका सवाल है कि अभी आपका उधर का बुलावा कहीं से आ रहा है, वो क्वेश्चन आप हमसे कर रहे हैं क्या? मुकेश सहनी जी को ऑफर दे रहे हैं क्या एनडीए सरकार? मुकेश सहनी जी मंत्री पद में रहते हुए भी उस चेयर को ठोकर मार दी थी मुकेश सहनी जी ने। और अभी भी हमने देखा है, अपने आंखों देखा है कि मुकेश सहनी जी को कई ऑफर मिले एनडीए में आने की, लेकिन वो मजबूती के साथ तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ है और रहेंगे। एनडीए वाले ने तो बहुत ये किया, हवा बयान शब्द दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उनके जेल से कभी जमानत नहीं होती है, वो गद्दार लोग मैं ये कह रहा एनडीए हूं वाले। कि मुकेश सहनी जी इलेक्शन से पहले तो कोशिश कर रहे थे कि एनडीए में जगह मिल जाए, एनडीए में जगह नहीं मिल पाई, नहीं, फिर वो कह रहे थे सुनिए, डेप्यूटी सीएम फाइनल हो जाए, मुकेश सहनी फिर जी वो ने- भी नहीं हो सुनिए, पाया। जब आप एंकर हो के आपका क्वेश्चन ये होगा तो मैं कहती हूँ कि मोदी जी कह रहे थे कि अपनी पार्टी को मैं महागठबंधन में विलय कर रहा हूँ, तो आप मानेंगे? वीआईपी में विलय कर रहे थे क्या मोदी जी? महागठबंधन मिला रहे थे क्या बीजेपी को? तो आप मानेंगे ये क्वेश्चन? के कब हमारे वीआईपी सुप्रीमो ने कह दिया कि हम महागठबंधन में जा रहे हैं, ये एनडीए में जा रहे हैं? कब कहा? कब आपने देखा? किसी मीडिया कर्मी के साथ उन्होंने बाइट देते हुए कहा? कब कहा? सब देख लिया आपने कि आप ये क्वेश्चन मेरे से कह रहे हैं, वो सब दिन कह रहे हैं। ये सब जो रूमर फैलाए जा रहे हैं, वो एक न्यूज चैनल वाले को बुला के बोले थे ना कि आप लोग जो गलत व्यू फैलाते हो। अरे ऐसे मीडिया वाले हैं जो धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि दी, धर्मेंद्र जी को सम्मान दिया जी नहीं, मैं वही आप बेशक इसे खारिज कर रही हैं, लेकिन वो एनडीए और महागठबंधन दोनों के संपर्क में थे, जहां अच्छी डील मिली वहां कर लिया। लेकिन आज आप एनडीए को कह रही हैं कि गलत है, भला है, बुरा है। कभी नहीं थे। पिछले 20 वर्षों में मुकेश सहनी जी के साथ गलत व्यवहार किया, क्या विधायक को खरीद किशोर कुणाल जी, क्या ऐसा नहीं था? बिल्कुल नहीं था। देखिए, अभी बीना भारती जी से मैं पहला इंटरेक्शन कर रहा हूँ, ऊर्जा से भरी हुई है, लेकिन कल के लिए बचाइए ऊर्जा। कल सहनी जी के कितना सीट आएगा वो देखा जाएगा। रही एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको सुन रहा था ना, मैं आपको शांति से सुन रहा था। आप सुनिए फिर जवाब दीजिएगा। आप सुनिए, आप सुनिए। देखिए, बिहार में हर कोई सुरक्षित है और बिहार में हर कोई सुरक्षित है। सुरक्षा तो आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय का कीजिए, जिन बेचारे को नॉमिनेशन के बाद भी चुनाव लड़ने से पीछे हटना पड़ा। सुरक्षा तेजस्वी यादव जी से दिलवाइए, जिनका एक अपना सा उम्मीदवार नहीं हटा, और संतोष सहनी जी को चुनाव से बाहर हटना पड़ा। लोकतंत्र में सुरक्षा उसे मिलना चाहिए जो सुरक्षा का हकदार रहा है। तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, बिहार में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे भी अच्छा चलेगा। कल के लिए शुभकामना है, कल आइए, और जब आप कल आएंगे, जब बैठेंगे हम लोग किसी चैनल पे कभी न कभी टकराएंगे, तो फिर पता चलेगा कि बिहार की जनता किसके हक में फैसला दे रही है और बिहार की जनता किसके हक में फैसला नहीं दे रही है। जी वीणा जी कुछ कह रही हैं? योगी आदित्यनाथ जब आते हैं मोदी नगर विधानसभा में, पता है तो वो क्या कहते हैं? सिर्फ इनके एनडीए में है धर्म की राजनीति करना। और मोदी नगर विधानसभा में आते हैं और कहते हैं क्या, इस बार हम मोदी नगर विधानसभा का नाम मोहन नगर कर देंगे। कितना दिनों से मोदी नगर विधानसभा किसी को कोई एतराज नहीं, योगी जी को बहुत एतराज हो गया। जी ठीक है। नहीं, मैं आपसे यही सवाल कर रहा था कि मुकेश सहनी एनडीए और महागठबंधन करते रहे, 3 नवंबर 2020 को अचानक एनडीए की तरफ आ गए थे
और लालू जी को और तेजस्वी जी को काफी बददुआएं भी दी थी। उसके बाद फिर उसी महागठबंधन में वापस चले गए। तो वो इस हिसाब से उनको जहां उनकी राजनीति उनको सूट करती है, उस हिसाब से अपना डील कर लेते हैं। इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था। मैं जितेंद्र यादव जी थोड़ी देर पहले कुछ कहना चाह रहे थे। जितेंद्र यादव जी। विवेक जी, मैं अपनी बहन अनामिका जी की बात सुन रहा था। ये अहंकार और तेवर, मतलब आप देखेंगे, और यही अहंकार और तेवर से बिहार की 8 करोड़ जनता तंग आकर के इनके खिलाफ में जबरदस्त वोटिंग किया है। तो मोहतरमा, आप अपनी क्लेवर और तेवर आज तक बना के रखें। कल इंडिया गठबंधन का क्लेवर आप देखेंगे कि कल इंडिया गठबंधन किस क्लेवर में आपकी बस्ती को उजाड़ करके दरकिनार कर देगा, ये आप देख लेंगे। आप संज्ञान में ले लें, भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा, चुनाव आयोग, शासन तंत्र के लोग, आप तमाम लोग इंडिया गठबंधन के खिलाफ इकट्ठे लड़ रहे हो, लेकिन आपकी कोई पैतरेबाजी इस बार चलने वाली नहीं है। बिहार की जनता 20 वर्ष के कुशासन से उब चुकी है, और आप देखेंगे आपके तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री, आपके उप मुख्यमंत्री, जितेंद्र भाई, हर चुनाव में यही ऐसे हारेंगे, हर चुनाव में यही बोलते हैं, फिर अगला दिन पलट जाते हैं आप लोग। निश्चित तौर पे जितेंद्र भाई हर चुनाव में यही बोलते हैं। हरियाणा में भी यही बोल रहे थे, महाराष्ट्र में भी यही बोल रहे थे। ये चुनाव, ये इन्होंने, इनकी जो कार्यशैली ऐसी रही है ना विवेक भाई, इनकी जो कार्यशैली रही है, बिहार के नौजवान जिन्होंने नौकरी के लिए लाठियां खाई है साहब, बिहार के छात्र 50 जो लाख नौकरी सालों साल मेहनत करके पेपर लीक को झेला है साहब, बिहार के वो गरीब नौजवान प्रवासी बिहारी बनकर दूसरे प्रदेशों में भद्दी भद्दी गालियां खाई है। तो निश्चित तौर पे ये गुस्सा इस वोट के माध्यम से एनडीए गठबंधन के लोगों के तरफ निकलेगा, और आप देखेंगे ये तमाम एनालिसिस करा लें। लेकिन वही गाली देने वालों को तो आप लोग घुमा रहे थे गाड़ी में बिठा के, एमके स्टालिन और जो बिहार को लेकर और हिंदुओं को लेकर बोलते रहते हो, तो आपके अरे भाई, तो नौबत इन्होंने बिहारियों को प्लान लाने की नौबत के 20 वर्षों के शासन में इन्होंने किया ही क्या? 20 वर्षों के शासन में। ठीक है, अनामिका जी जवाब लेते हैं। एक चीज बताइए, गुजरात मॉडल की सरकार है केंद्र में, गुजरात मॉडल की सरकार है केंद्र में, लगभग 20 वर्ष 25 वर्ष से नरेंद्र मोदी भी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे हैं। गुजरात के अंदर इतना डेवलपमेंट कैसे हुआ? हाँ, तो बिहार में भी तो डेवलपमेंट हो रहा है ना। क्या अनामिका जी कह रही है जो गुजरात मॉडल के लोग हैं, अरे बिहार में गुजरात मॉडल लागू नहीं कर सकते थे? ठीक है, चलिए, आप मान रहे गुजरात में डेवलपमेंट हुआ बहुत जबरदस्त। अनामिका जी कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, जवाब तो देना पड़ेगा ना, बिहार की जनता तो जवाब देगी इनको। लोगों को नहीं दिखाई देगा, तरीके से इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये लोग तो जानते ही नहीं है कि विकास क्या होगा। विकास की असली परिभाषा तो इन्हें एनडीए ने समझाई है। ये तो कट्टा वाली बात समझते हैं, गोली वाली समझते हैं। अरे ये 90 के दशक वाला जिन नहीं निकलने वाला है। लालू जी का जिन चला गया अलाउद्दीन के चिराग में, किस दुनिया में खोए हुए हैं। और ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखिए। और अभी सहनी जी की पार्टी से बोल रही थी, बढ़िया बातों को रख रही थी, वो भूल गई कि उन्होंने किस तरह से तेजस्वी जी और उनकी पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ इसी मैदान में उतरे हुए हैं। भूल कैसे जाते हैं आप लोग? राहुल गांधी और सहनी जी मछली पकड़ रहे थे बेगूसराय में, और वहां तेजस्वी जी थे ही नहीं। तेजस्वी जी कई मंचों से गायब थे, वीआईपी के मंच से तो प्रचार उन्होंने किया ही नहीं। इनमें तो कोई एकता ही नहीं है। महागठबंधन में स्वार्थ की राजनीति करता रहा महागठबंधन, न राष्ट्रहित रहा, न जनहित रहा, और संकुचित दृष्टिकोण रहा, और मुद्दा बिल्कुल गौण रहा। इनके लिए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास एनडीए के विकास को बिहार की जनता देख रही है। आज बिहार कहां से कहां, बिहार की सड़कें, बिहार की बिजली, आप बिहार का एयरपोर्ट देखिए, एम्स देखिए, विद्यालय देखिए, कॉलेज देखिए, हॉस्पिटल देखिए, आपको तो कुछ नहीं दिखता। इसलिए नहीं दिखता कि कहते हैं लोगों को रतौंधी होता है, दरभंगा में भी हमें एम्स दिखा था। नहीं दिख रहा। 2 साल पहले दरभंगा में एम्स दिखा था बिहार के लोगों को। जहां तक आप दिल्ली के आतंकी हमले की बात कर रहे हैं, तो मैं बता देती
हूं कि नहीं रहा वो भारत, क्षमादान जो देता था, ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। भूलिए मत, ये कांग्रेस वाली सरकार नहीं है, घर में घुसकर बदला लेते हैं। और आतंकियों को तो कांग्रेस ने हमेशा बना दिया है, गवाह है बिहार को बर्बादी की ओर धकेलने में आपके और आपके एलआई की पूरी सहभागिता है, और लालू जी ने बिहार की जनता ने सिरे से इस बार इस विधानसभा चुनाव में एक सिरे से खारिज कर दिया है। और आप देखेंगे कि किस प्रकार कल जो है आरजेडी और कांग्रेस एलआई के गठबंधन का किस प्रकार कल जनादेश निकलेगा और बिहार में एक स्वच्छ और एक विकसित बिहार बनाने के लिए एक सरकार बनेगी जो विश्व पटल पर बिहार का नाम फिर से नौकरी के होगा। नाम पर जमीन नहीं हर पाए, जमीन पर जाकर हमने काम किया है, और काम के आशीर्वाद के रूप में हम मत मांगने गए हैं बिहार की जनता के अरे पास, चंद और घंटे जनता बचे हमें हैं। अपना आशीर्वाद जरूर देगी। देखिए मैं कहना चाह रहा हूँ चंद घंटे बचे और हैं। आज आप जो बोल रहे हैं ना, आप मुझे चुनाव बताइए ना। आयोग ये वो दिस दैट, कल आप यही चंद घंटे बचे हैं। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, देखिए कल पता चल जाएगा तैयार कर रहे हैं कि किसका- कल हम हारेंगे तो क्या बोलेंगे, किसका किस ढोल पर बजेगा, इल्जाम किसका ढोल डालेंगे। फटेगा, कल पता चल जाएगा। अपना ठीक है, मैं जी वापस आ रहा हूँ। शासन राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश जी। शासन जब बिहार को हाँ। आप लोगों ने लूटा, जनादेश आने ही वाला है, देखिए जनादेश आने ही वाला है, तो अपने अपने दावे को भी स्ट्रांग तरीके से रखते हैं। तो भाई वो कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है, राकेश जी भी अपना दावा कर रहा है, नमिका जी अपना दावा कर रही है, किशोर जी भी अपना दावा कर रहे हैं। देखिए किसका नगाड़ा बजेगा, किसका नगाड़ा फटेगा, कल पता चल जाएगा। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, राकेश जी। तो शाकाहारी है, हम बस छोटा सा मेरा सवाल है दो। एक अनामिका जी बोल रही हैं कि बहुत सारी कामें हुई हैं, ये बता दे यहाँ बैठ के कि इनका बेटा किस सरकारी स्कूल में पढ़ता है, क्या सरकारी स्कूल में इनके फैमिली के कितने लोग पढ़ते हैं। दूसरा, जब बीमार पड़ती हैं तो अपने यहाँ के जो पीएचसी से लेकर के जो सरकारी अस्पताल में वहां पे जाती हैं या नहीं जाती हैं। तीसरी बात, ये कह रही हैं कि मछली पकड़ने और ये सब की बात, तो आपके जैसा एसी रूम में बैठ के हमारी पॉलिटिक्स नहीं होती है। हम जिस जनता के साथ हर उस दुख दर्द को शेयर करते हैं और बांटते हैं, उनके समझते हैं। और दूसरी बात, कुणाल भाई से भी मेरा एक सवाल है कि अरे मांझी जी का कुणाल भाई यही ना गुनाह है जो केजी से पीजी तक फ्री जो किए और नीतीश जी को ओवर शैडो करने लगे। नीतीश जी को लगा कि अरे भाई तो हमको ओवर शैडो कर देंगे, तो उसको हटा दिया गया मांझी जी को, और वो केजी से पीजी तक अभी तक फ्री वाला जो सिस्टम है लागू नहीं हुआ। तो आप लोग इस जनता को, ठीक है जितना झूठ आप लोग बोल लिए, जनता को भरमा लिए, लेकिन अभी भी तो सही बोल दीजिए। मांझी जी का एकमात्र, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मांझी जी ने ये घोषणा की कि केजी से पीजी तक महिलाओं की शिक्षा फ्री करेंगे और दलित कम्युनिटी को 3 जगह के 5 डिसमिल जो है जमीन देंगे उनको। ये जो है नीतीश जी को नागवार गुजरा और मांझी जी को हटा दिया गया, पहली बात। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि आप इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं आप लोग बैठ के, आप बता दीजिए कोई इनका नेता हो, कार्यकर्ता हो, इवन जो स्कूल में जो टीचर हैं जो पढ़ाते हैं उनका बेटा बेटी उनके स्कूल में पढ़ता है, उस सरकारी स्कूल में, उस कॉलेज में 10th करने के बाद उसके बाद कोटा जाता है, न तो डीयू जाता है, न तो मुखर्जी नगर, न तो नेहरू बिहार जाता है। तो यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मोदी जी वहां पे लगाएंगे फैक्ट्री, मतलब राकेश भाई, ट्रेन भेजेंगे कि यहाँ से ढोए जाएंगे, तो मजदूर का उपनिवेश सब लालू जी का लालू जी का परिवार तो सरकारी स्कूल में ही पढ़ा होगा अगर आपके फॉर्मूला को लागू किया जाए तो। हाँ, तो मीसा भारती के बारे में जरा पूछ लीजिए इनसे। रिम्स में एडमिशन लेती है, वहां पे एक सीट बर्बाद करती है, फिर आ जाती है ट्रांसफर लेके पीएमसीएच। आज तक आला लगाया नहीं, एक पेशेंट को देखा नहीं, कोई दवाई नहीं लिखी, बन गई एमबीबीएस, और जाके फिर लोकसभा की सीट खराब की, फिर राज्यसभा की, कोई कार्यकर्ता को मिलता कॉलेज नहीं, मेडिकल स्कूल की बात हो रही है राकेश भाई। रोहिणी आचार्य डॉक्टर है, वो भी मेडिकल का एक सीट खराब कर दिया, उनके बदले एक बेटी डॉक्टर होती बिहार की। पूछिए ना इनसे, तो विश्वास करने के लिए मत दीजिए ना जवाब। तथ्य है तो कुछ बोलिए। ठीक है, अनामिका जी से इसका जवाब ले लेते हैं, बहुत स्कूल कॉलेज बहुत हो गया। अनामिका जी इसका जवाब, फिर किशोर कुमार जी और जितेंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ। अनामिका जी आपकी आवाज रुक रुक कर आ रही है, राकेश जी मैं आपको ऑडियो चेक करा रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ आपको। अनामिका जी इसका जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, ये लोग शिक्षा पे बात करते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि इनके कार्यकाल में 2000 उच्च विद्यालय थे, हमने 10,000 उच्च विद्यालय किए। इनके समय में 3 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, और हमने कितने किए पूछिए, 46 किए हैं। इनको तो कुछ भी पता नहीं है भैया, पढ़ लिख के
मेडिकल कॉलेज लगभग 40 खोल दिए बिहार में। हमने क्या नहीं किया बिहार की बेटियों के लिए? हमने 50% का आरक्षण दिया पंचायती राज में। आप काम को लेकर गए बिहार की जनता में, बिहार की जनता ने अपना जनादेश दे दिया है। जनादेश क्या है वो कल पता चलेगा। लेकिन रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एलजेपीआर के प्रवक्ता। रंजन भाई बहुत लेट जुड़े हैं, आप लड्डू वड्डू बना रहे थे क्या? लड्डू नहीं बना रहे थे, थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे थे। लेकिन आपके जो गेस्ट कोऑर्डिनेटर है थोड़ा लेट मुझे बताए। पहले तो आपको नमस्कार और सारे पैनलिस्टों को भी नमस्कार मेरे तरफ से। भाई साहब, क्या सवाल है विवेक भाई? 18 तारीख को तेजस्वी जी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, उन्होंने खुद ऐलान किया। मुझे लगता है पिछले 10 साल से ये सोच रहे हैं। 2 बार उन्होंने उलटफेर करके मंसूबा भी बनाया, लेकिन जनता ने योग्य नहीं समझा। 2015 में अगर योग्य समझा भी तो आदरणीय नीतीश कुमार जी उनको अयोग्य घोषित कर दिए। तो आने वाले समय में ऐसा तो लगता नहीं है मुझे कि कभी अभी उनकी योग्यता बनी है इस तरह से। अभी उनको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। अभी मुझे लगता है कि विरासत वो ले चुके हैं, लेकिन अभी जो उनको योग्यता है वो हासिल करना होगा जनता के बीच में जाकर। जनता विपक्ष की भूमिका में उनको पिछले 10 साल से अगर कुछ महीनों को हटा दिया जाए तो रखे हैं, और आगे भी उनको विपक्ष के लिए ही रखने के लिए तैयार है जनता। तो उसी से उनको खुश होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, विपक्ष बनने लायक वो तभी रहेंगे जब इस बार के विधानसभा चुनाव में वो स्वयं अगर जीत पाते हैं। मुझे नहीं लगता कि राघोपुर से उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। अगर वो जीत भी जाते हैं तो कुछ मार्जिन उस तरह का होगा नहीं, बहुत क्लोज फाइट में वो जीतेंगे। तो उनके आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के दोनों बेटे चुनाव हार रहे हैं, महुआ से वो हार रहे हैं और यहाँ से वो हार रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे नहीं लग रहा है कि बिहार की जनता इस बार विपक्ष की भूमिका भी देने के लिए ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं आप? तेजस्वी जी को भी हरवा दे रहे हैं, तेज प्रताप जी को भी हरवा दे रहे हैं। मैं थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस हूँ विवेक भाई। ये तो जनता की आवाज है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। थोड़ा सा कोरेस्पोंडेंट आपके घूमते हैं, 243 विधानसभा में भी आपके भी कोरेस्पोंडेंट घूमे, तो हमारे भी तो गठबंधन के कार्यकर्ता सब जगह घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग को लगता है जो कार्यकर्ता है वो उनके संदेश को पहुंचा रहे हैं, जो हमने काम किया है उसको हम पहुंचा रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं? कितना सीट एंटीसिपेट कर रहे हैं आप? फिर भी हमारे गठबंधन को कितना सीट एंटीसिपेट कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग 2/3 बहुमत से हम लोग सरकार बनाएंगे। हाँ जितेंद्र जी। विवेक भाई, रंजन जी हमारे बड़े भाई है, बड़ा एनालिसिस कर रहे थे भाई। हम तो उन्हें बधाई देंगे कि भाई आप एनालिसिस और अच्छे तरीके से कीजिए। आपकी जो फोरकास्टिंग है तो हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस टाइप का एनालिसिस कर रहे हैं। बिहार में एक तरफा आंधी है रंजन भाई, मेरी बात याद रखिएगा, एक तरफा आंधी है। और अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप गलत पन्ने पलट रहे हैं। और कल हम तमाम लोग हो सकता है फिर इस डिबेट पर बैठे, और अगर यह वक्त हो तो बिहार में सरकार इंडिया आंधी किसकी है? नीतीश जी की आंधी है कि तेजस्वी जी की आंधी है? जी आंधी किसकी है? नीतीश जी की आंधी है क्या? नहीं, नीतीश जी। एक चीज मुझे बताइए विवेक भाई, रंजन भाई ने कहा अच्छा 2015 में किस सरकार को मैंडेट मिला था? बीजेपी को मिला था या नीतीश जदयू वाली, नीतीश और लालू जी वाली सरकार को मैंडेट मिला था बिहार का? किसको मिला था मैंडेट? नीतीश जी पलटी मारे अलग बात है, लेकिन मैंडेट किन्हें मिला था? बिहार की जनता ने मैंडेट किसको दिया था? लालू जी और नीतीश जी को दिया था ना। तो साहब हमारे कह रहे हैं कि 10 साल तक और आराम करेंगे। तो निश्चित तौर पे आप अपना एनालिसिस को सर दुरुस्त कीजिए और डेप्थ में अध्ययन कीजिए। अभी 12-14 घंटा समय बचा है रंजन भाई, और डेप्थ में कर लीजिए। हो सकता है सवेरे आप मिलेंगे, फिर चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है रंजन जी बोल लीजिए, फिर किशोर जी आपके पास आ रहा हूँ। जितेंद्र भाई एक बात बताइए, अगर नीतीश जी के कंधा को 2010 में भी तो आपने लड़ा था, आपने देखा था ना क्या असर हुआ। 2010 में देखा, 2020 में देखा, नीतीश जी के कंधे के बगैर आप जीत कहां पा रहे हैं? कहां आपको मैंडेट मिल रही है? आपको हमेशा सारे 2020 में जो आप सबसे बड़ी पार्टी बने वो हमारे नेता के कारण बने, बगैर कंधे के तो आप जीत नहीं पा रहे हैं। आप कंफ्यूज करवा दीजिएगा, आपका फैक्ट भी गलत हो जाएगा। क्या विवेक भाई? जितेंद्र जी कांग्रेस से हैं, वो आरजेडी से थोड़ी हैं।
नहीं तो मैंने कब वो कांग्रेस मैं भी तो यही कह रहा हूँ, क्या कांग्रेस नीतीश जी के कंधे को जरूरत नहीं पड़ी थी 2015 में? ये आज के डेट में इनको आरजेडी को बोलिए या कांग्रेस को बोलिए, ये एक ही बात तो है। ये अलग बात है कि तेजस्वी जी उसको अलग मानते हैं, कांग्रेस के लोग अलग मानते हैं। ठीक है, जल्दी किशोर कुणाल जी। देखिए, मैं अपनी बात को जितेंद्र बाबू के लिए रखूंगा। देखिए, जितेंद्र जी को अभी 10-15 घंटे और खुश होने दीजिए। डबल डिजिट तक जाने के लिए जद्दोजहद कर रही कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रही है। महज 4 सीट था आपके पास, 28 सीट तक पहुंचाने वाले नीतीश कुमार जी ही थे। आप 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा और खुश हो लीजिए। कल अगर डबल डिजिट पे आप पहुंच जाएंगे तो ये आपकी बड़ी जीत होगी। और बगल में बैठे हुए राकेश जी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि अगर तेजस्वी जी का अगर लुटिया डूबने वाला है तो उसमें कांग्रेस लुटाने में बहुत बड़ा योगदान देने जा रहा है। वही दूसरी बात, राकेश भाई, तो राकेश भाई आप पार्टी लाइन का स्टडी कीजिए। मांझी साहब को सीएम नीतीश कुमार जी ने बनाया और हटाने में कितना बड़ा योगदान रहा ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड क्या था उस वक्त में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। तो जब कुछ वोट करते हैं तो ऐतिहासिक तथ्य को भी एक बार रिवाइंड कर लिया कीजिए, तो आपके हित में होगा। तो नीतीश कुमार जी ने हमेशा से सभी वर्गों को सम्मान किया है, सभी धर्मों का सम्मान किया है, सभी व्यक्ति का सम्मान किया है। राकेश रंजन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रख दें राकेश जी। मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे आदरणीय नेता श्री लालू यादव जी बड़ी सम्मान से रामविलास पासवान जी को बोलते थे मौसम वैज्ञानिक, लेकिन देहात में जो है गांव-गांव की जनता है ना, उन्हें बेपेदी का लोटा बोलती है उसकी पार्टी को। पिछली बार, अभी जनता यही पूछ रही है कि पिछली बार जो नीतीश जी के खिलाफ उनके साथ जो विश्वासघात किया आपने, अब इस बार जदयू वाले जो है एलजेपी आर वाले के बाद चिराग पासवान के साथ बोल रहे हैं कि इसका बदला जो है हम लोग इस बार लेंगे, तो इस बार लिया है। तो इनकी तो खैर कोई मीन्स प्रासंगिकता इस ढंग से नहीं है। क्यों? क्योंकि जनता इनको बेपेदी का लोटा बोलती है। बाकी कुणाल भाई ठीक कह रहे हैं, ठीक है, अब चुनावी मोड से निकला जाए, बस 8-10 घंटे की बात है। जनता किसका लोटा भरती है अब ये भी देख लेंगे कल, अब किसका लोटा खाली रह जाता है ना राकेश भाई। आप लोगों को, चूंकि आप लोग बिहार की बड़ी पार्टियां हैं, आप लोगों ने चुनाव लड़ा है, रिजल्ट के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। दर्शकों आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंहासन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपकी स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप देख सकते हैं अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।